एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यू के बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें हो सकता है कि इसमें से एमसीक्यू आपके इस आने वाले 2026 के मैट्रिक एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि ये चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज मतलब चैप्टर में से मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पहला वीडियो में हम लोग एक पार्ट बना चुके हुए हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण टॉपिक तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो पहले सबसे पहले कुटपाद नाम सुन के आपको कुछ माइंड में क्लिक करना चाहिए, कुटपाद होता क्या है। तो कुटपाद कहने का मतलब है कि अमीबा में उंगलियों के आकार के, ठीक है, उंगलियों के आकार के संरचना पाई जाती है। उस संरचना को ही हम लोग कहते हैं कुटपाद। क्या कहते हैं? कुटपाद। कुटपाद को हम लोग स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया इंग्लिश में नाम हो गया, हिंदी में हो गया कुटपाद। तो कहीं कहीं पे स्यूडोपोडिया नाम दिया रहे तो समझिए उसको कुटपाद ही कहेंगे। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद पाया जाता है अमीबा में। किसमें पाया जाता है? अमीबा। पैरामीशियम जुगलिना अमीबा, इनमें से कोई नहीं। पैरामीशियम में पाई जाती है सीलिया। क्या पाई जाती है? सीलिया। अगर पूछे दे सीलिया किस में पाई जाती है तो पैरामीशियम में। ठीक है, और अमीबा में क्या पाया जाता है? कुटपाद। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल आता है कि अमीबा क्या है। हो सकता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग मेन जो टॉपिक है सब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है कि अमीबा क्या है। तो अमीबा जो है एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय, सिंगल सेलुलर, ठीक है, या यूनिसेलुलर जिसको बोलते हैं, जीव है जो जिसपे इसका अनियमित आकार होता है। क्या होता है? इसका अनियमित आकार होता है, और अनियमित आकार होने के कारण ये एक संरचना बनाता है। इस तरह का संरचना जैसे, ठीक है, संरचना बनाता है। तो संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? कुटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुटपाद। ये जो संरचना है, ये जो संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? कुटपाद बोलते हैं। कुटपाद का काम क्या है? तो कुटपाद का काम है भोजन को घेर कर उसको अपने अंदर ले लेना, मतलब कोशिका के अंदर खींच देना और खींच कर खाद्यान्नी बनाना। क्या बनाना? खाद्यान्नी या रसधानी बनाना। ठीक है, और उसी खाद्यान्नी में अमीबा अपना पाचक एंजाइम प्रवेश करता है और उसको पचाता है। और पचाने के बाद जो है जो अनपचा भोजन होता है वो अमीबा की सतह पर घूमते घूमते उसके सतह पर चिपक जाता है, और चिपक कर वहीं पे उसका सतह फट कर बाहर उसको निकाल देता है। तो सबसे पहले सवाल आया कि अमीबा पोषण कैसे होता है या अमीबा क्या है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, जिसके जो अनियमित आकार के होते हैं और उंगलियों जैसी संरचना बनाती है, जिसे कुटपाद कहते हैं। कुटपाद का काम क्या है? तो यह भोजन को घेर कर खाद्यान्नी बनाता है, और जैसे खाद्यान्नी बनाता है उसी समय अमीबा में पाचक एंजाइम खाद्यान्नी में प्रवेश करता है और उसे पचाता है। और पचाने के बाद अनपचा भोजन घूमते घूमते उसके सतह से चिपक कर फट कर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें से कौन मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि का निकाला। सबसे पहले ग्रंथि क्या है? तो ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंड, जिसमें आप लोग कई सारे ग्रंथि का नाम सुने होंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एंड्रेनल ग्रंथि, ठीक है, उसी तरह यकृत एक ग्रंथि है। क्या है? यकृत। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है सभी, हालांकि अग्नाशय ग्रंथि है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। अंडाशय भी ग्रंथि है जिसको हम लोग सेक्स हार्मोन बोलते हैं, मतलब अंडाशय। जनन ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनन ग्रंथि। ठीक है, और यकृत भी ग्रंथि है जिसको हम लोग लीवर ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि तुम्हारा कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। कौन जहां हो जाएगा? लीवर ग्लैंड। ठीक है, और तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ठीक है,
अगला सवाल है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो यहाँ पे ये पाचन तंत्र का सवाल आ गया कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र के कितने भाग है। तो पाचन तंत्र के मुख्यतः 5 भाग के बारे में जाने थे। मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो मुख्य गुहा से लेकर एनस द्वार तक, जिसको मल द्वार बोलते हैं, मल द्वार तक क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आहार नाल। तो कोई अगर पूछा कि आहार नाल क्या है, तो मुख्य गुहा से जो पाइप शुरू होता है वह कहां तक जाता है, मल द्वार तक। तो मुख्य गुहा से मल द्वार तक एक बंद संरचना होता है, बंद पाइप की तरह संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल। ठीक है, नाल को इंग्लिश में कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो आहार नाल का सबसे बड़का भाग, लंबा भाग कौन है। लंबा भाग तो हम लोग जानते हैं कि आहार नाल में मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। जिसमें छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत वो सबसे लंबा भाग है, लगभग 7 से 8 मीटर लंबा होता है। ठीक है, छोटी आंत, छोटी आंत जो है वो क्वाइल्ड संरचना है। अगर उसको खोल के रख दे तो 7 से 8 मीटर लंबा वो निकलता है। तो छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, आगे है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अभी बताए थे, यहाँ पे वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया, कुटपाद किसमें पाया जाता है, इसमें वही पूछ दिया, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है, कुटपाद से। किससे, कुटपाद से। कुटपाद को ही क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। अगला सवाल, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे मुख्य गुहा में एंजाइम पाई जाती है, कहाँ, लार ग्रंथि में, जिसको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। उसमें कौन सा एंजाइम पाई जाती है, लार एमाइलेज। कौन सा एंजाइम, लार एमाइलेज, जिसको टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो कोई पूछेगा कि मुख्य में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन या लार एमाइलेज। ठीक है, उसी तरह अमाशय में भी 2 एंजाइम पाया जाता है। मुख्य गुहा में 1 एंजाइम, अमाशय में 2 एंजाइम पाया जाता है। एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। तो यहाँ पे पेप्सिन जो काम है वो दूध के प्रोटीन को पचाता है, दूध के प्रोटीन को पचाता है। और लार एमाइलेज का काम क्या है कि वह, जैसे हम लोग स्टार्च ग्रहण करते हैं, स्टार्च मतलब शुगर, शुगर का फॉर्म है स्टार्च, इसको कार्बोहाइड्रेट आम भाषा में बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है कौन, लार एमाइलेज। उसी तरह पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है कहाँ, अमाशय में। पेप्सिन का काम है दूध के प्रोटीन को पचाना। खासकर ये पेप्सिन जो है ना बच्चों में, जो दूध पीने वाला बच्चा होता है ना, उसमें ज्यादा पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन कि रेनिन, रेनिन पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और पेप्सिन जो है अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो रेनिन जो है वह दूध पीने वाले बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। ठीक है, और अमाशय में एक साथ साथ क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पेप्सिन और रेनिन कौन सा ग्रंथि में बनता है, जठर ग्रंथि में। किसमें, जठर ग्रंथि में। वो जठर ग्रंथि जठर रस का स्त्राव करता है और उसी जठर रस में पेप्सिन और रेनिन होता है। तो यहाँ पे सवाल कुछ ये है कि कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है। ठीक है, तो छोटी आंत में जो है ना 3 तरह का एंजाइम पाया जाता है। कितने तरह का, 3 तरह का। मुख्य गुहा में 1 लार एमाइलेज टाइलिन, अमाशय में 2 पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा और रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाएगा। ठीक है, उसी तरह वसा जो होता है वह किसमें कार्य, उसका पाचन होता है, वह छोटी आंत में होता है। कहाँ, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो है वह एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज। कौन सा, एमाइलेज। ठीक है, उस एमाइलेज से पाचन होता है किसका, वसा का। ठीक है, एमाइलेज जो है वह वसा पर क्रिया करके उसको पचाने का काम करता है। एमाइलेज क्या एंजाइम है, किस पे काम करता है, वसा पे। ठीक है, तो छोटी आंत में जो 3 एंजाइम पाया जाता है ना वो यही है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, ये 3 एंजाइम छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ठीक है, आगे है कि पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है। पीत रस, पीत रस जो होता है ना वह कड़वा होता है,
इसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं कि क्षारीय रस है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से, जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत से, छोटी आंत से, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि छोटी आंत तो कोई मतलब रस स्रावित नहीं करता है, ठीक है। दूसरा, अग्नाशय जो है उससे भी नहीं होता है, तो ये यकृत से होता है। किससे होता है, यकृत से। यकृत से जो है ना अग्नाशिक रस स्रावित होता है, सॉरी पीत रस स्रावित होता है। पीत रस भोजन को, जैसे अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है तो अमाशय में खट्टा भोजन रहता है, तो जैसे छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत में ये पीत रस प्रवेश करके भोजन को कैसा कर देता है, कड़वा कर देता है, क्षारीय, अम्लीय से क्षारीय कर देता है, ठीक है। पहले मुंह में पाचन होता है, फिर इसका अमाशय में होता है, तो अमाशय में अम्लीय माध्यम में पाचन होता है, और छोटी आंत में क्षारीय माध्यम पर पाचन होता है। तो क्षारीय माध्यम में जो पाचन होता है वह पीत रस के कारण होता है, और यह पीत रस कौन बनाता है, यकृत बनाता है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। इसी लीवर में एक अंग होता है जिसका नाम है पित्ताशय, जिसको गल ब्लडर बोलते हैं, पित्ताशय। तो पित्ताशय कोई पीत रस नहीं निकालता है, बल्कि पित्ताशय में पीत रस स्टोर होता है, संग्रह होता है, जमा होता है, ठीक है। तो कोई बोलेगा पीत रस पित्ताशय में बनता नहीं, पित्ताशय में नहीं बनता है। पित्ताशय जो है वह उसको स्टोर करता है, जो लीवर यकृत जो पीत रस को बनाता है उसको जमा करने का काम करता है, कौन, पित्ताशय। कोई बोलेगा पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, लीवर से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अगला सवाल है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। कभी बता देगा अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, अंतर्ग्रहण से होता है। किससे होता है, अंतर्ग्रहण। अमीबा में कोई अंग नहीं है स्पेशल कि वह भोजन को ग्रहण करे, लेकिन कुटपाद जो होता है वो उसको जो है ना खींचता अंदर। अंतर्ग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण, ठीक है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अंतर्ग्रहण से होता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो इस सवाल को हम लोग कल भी देख चुके थे कि पौधे में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णहरित। तो इसी क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे का रंग हरा दिखता है, ठीक है। अगला है सवाल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्वपोषी में होती है। इसमें से स्वपोषी कौन है, तो हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। तो इसका 16 का हो जाएगा सी। 17, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी के बारे में पहले हम लोग जान चुके थे कि छोटी आंत जो होता है उसका 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग, ठीक है, जिसको हम लोग याद रखते हैं। मान लो कैसे, दीदी और जीजा जी, जीजा जी, ठीक है। तो दीदी से हो गया डेडोनम, पहले दीदी के पहले जीजा जी, पहले दीदी, तो दीदी से हो गया डेडोनम, ठीक है। जीजा जी से हो गया, जीजा से हो गया जिजोनम, ठीक है। और फिर इलियम, क्या हो गया, इलियम। तो हमेशा याद रखना डेडोनम, जिजोनम और इलियम, डेडोनम, जिजोनम और इलियम, ठीक है। तो उसी में डेडोनम जो होता है ना उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी, ठीक है। तो ग्रहणी जो है ना किसका भाग है, छोटी आंत का। किसका है, छोटी आंत का भाग है ग्रहणी, ठीक है। अमाशय का भी 3 भाग है, ठीक है। और बड़ी आंत का भी 3 भाग है, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन और डिसेंडिंग क्लोन, ठीक है। तो इसको हम लोग और डिटेल में जो है ना सब्जेक्टिव में समझते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव है, तो ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। आगे है 18वां, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, तो इसमें सवाल होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि पत्ती के अंदर जो है ना, पत्ती जो होता है पर्णहरित, वह क्या करता है, प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक नहीं, विकिरण ऊर्जा को, हाँ, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदल देता है, मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा,
रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विकिरण ऊर्जा किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका क्लियर होता है। अब बाकी ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग अगले चैप्टर का फिर कल देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।